खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ तैयार मलिक सब्र में हूँ सईद काजी। नाज़रीन, PTI जो है वो 10 सितंबर को क्यों देख रही है कि इलेक्शन इसके बाद नज़र आ रहे हैं। इसके साथ यूँ लगता है कि इमरान खान साहब ने आज के एक इज्तिमा में एक डेडलाइन देने की भी बात की है कि अब वो क्या कुछ शोडाउन की तरफ मामलात जा रहे हैं। और ख़बरें ये भी हैं कि कोई बैक डोर राब्ते भी हर तरफ से जारी हैं। सिलसिला क्या है, बात आगे बढ़ाएंगे। नून लीग पंजाब में तब्दीली के लिए पुरुमीद होगी। शायद इससे ये क्यों उन्होंने फवाद चौधरी साहब जो कल हमारे शो में भी तशरीफ़ लाए थे उनसे लिया है कि कोई वहाँ पे कोई इख्तलाफात के जो PTI में मुबैना तौर पर PTI और काफ लीग में हैं उस पर क्या वो खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। इस मामले में देखेंगे शहबाज गिल साहब को क्या रिमांड नहीं हुआ, क्या उनकी ज़मानत हो सकेगी। और जो फिर वही में सबसे अहम स्टोरी, सैलाब की तबाहकारियाँ, 300 लोग और अमवात का शिकार हो गए, लाइफ स्टॉक बर्बाद है। इसके साथ खबर दूसरी भी जोड़ दूंगा और वो ये है बिजली के बिल लोग लेके हाथों में अभी रो रहे हैं, रुला भी देंगे अगर हमने उनका कोई आंसू ना पहुँचे। तो मलिक साहब आपकी तरफ हाजिर होता हूँ। PTI को 10 सितंबर के बाद नज़र आ रहे हैं और ख़ासी बड़ी अपबीट नज़र आ रही है। जब से मैं देख रहा हूँ कि ये जो इंटरनेशनल मीडिया है इसमें एकदम से जो है वो PTI फिगर करना शुरू कर दिया उसने। तो कोई एतमाद वहाँ से उन्हें मिला है या कुछ और कहानियाँ हैं और मुलाकातें हो रही हैं, क्या समझते हैं आप? देखिए काजी साहब, जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुआ है ना, जो उससे जो 15 सीटें उन्हें मिली हैं बकौल PTI के इमरान खान के धांधली के बाद 20 में से, मैं समझता हूँ उससे इमरान खान का अगर आप परफॉर्मेंस देखें बड़ी डिफरेंट है। पार्टी और इमरान खान उसके बाद बदल गए हैं क्योंकि इमरान को एक चीज़ की बिल्कुल क्लियर समझ, और मैं भी उससे एग्री करता हूँ कि जो पॉपुलैरिटी की एक्सट्रीम पे है, अगर कोई पाकिस्तान में इलेक्शन का कोई बेनिफिशियरी हो सकता है लॉजिकली वो इमरान है, तो फिर आपको कंप्रोमाइज़ करने की क्या ज़रूरत है। नंबर 1। नंबर 2, ये कोई इतना कराची भी डालने बीच में, वो भी डाल लेंगे, बड़ी वो भी बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है। तो मैं समझता हूँ इससे पहले आपको याद होगा हम लोग तो यही काम करते हैं, हमारी यहाँ पे हर प्रोग्राम में होता था, देखें जी ये हुकूमत की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है ज़िमनी इलेक्शन हार गई है, डस्का में ये हार गई, हर जगह हार गई। याद है ना आपको जब ये इक़्तिदार में थे। तो एक तो कॉन्फिडेंस वहाँ से आया। अब दूसरा, एक इतना तो ये टाइम है नहीं कि हम ये डिस्कशन करें, वो एक पूरा एक अलग एक तरीका कार है, हमें एक प्रोग्राम चाहिए कि वेस्ट का मीडिया किस तरह ऑपरेट करता है और वो वर्ल्ड के ट्रेंड्स किस तरह बनाते हैं। एक बात मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि इमरान इस वक्त जो दुनिया की लाइमलाइट है उसमें आ गया। उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ उसको बेनिफिट दी गई है कि यार किसी मुल्क का, दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी का जो साबिक वज़ीर आज़म है, मोस्ट पॉपुलर पोलिटिकल लीडर है, 6 सूबों में बैठा हुकूमत करके, वो टेररिस्ट है। तो इन्होंने तो टेररिज्म की तारीख ही बदल दी है ना। तो इसमें मेरा एक और सवाल है, थोड़ी सी मैं आपको बात अर्ज कर दूँ। पूरा जो वेस्ट का मीडिया है, 6 बड़े ग्रुप जो हैं उसको कंट्रोल करते हैं। तमाम रेडियोज, तमाम टेलीविज़न जो है जो उनके हैं, तमाम अखबारात, ये 6 ग्रुप हैं। और ये मैं अर्ज़ कर दूं कि हाईली कंट्रोल्ड मीडिया है जो वेस्ट का मीडिया है, उसमें आपको कोई वॉइस ऑफ डिसेंट नज़र नहीं आती। अच्छा, इसमें एक काउंटर नैरेटिव ये भी है, ये मैं अर्ज़ कर दूँ कि ये जो कराची की सीट इन्होंने हारी है, ख़बरें ये आ रही हैं कि बहुत गर्मा गर्म बहस हुई है। जनाब खालिद मकबूल साहब, मुबैना तौर पर जनाब वसीम अख्तर साहब, वहाँ पे इजहार उल हसन साहब, और एक दूसरे पर कहा गया है कि इल्ज़ाम तराशियाँ हुई हैं और जो इत्तेहाद में रहने से बचाव हुआ है वो कुछ उन्हें कहा गया है कि भाई अभी आपने निकलना नहीं। तो क्या इस बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं? देखें काजी साहब, MQM के लिए लाइफ एंड डेथ है। अगर वो इस हुकूमत के साथ रहते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आप अपने हाथों से PTI के वाले कराची करने लगे। ये तो बहस नहीं। यही कल MQM में जो स्ट्रेस है किस बात पे है, आपस में जो लड़ाई झगड़ा या आर्गूमेंट हुआ इसी बात पे हुआ है ना कि हम हुकूमत के साथ रह के क्या गेन कर रहे हैं, स्वाय बदनामी के, नाकामी के, और आगे अगर रहते हैं तो उनको नज़र आ रहा है कि हम टोटली साफ़ हो जाएंगे। इसके अलावा 2 और चीज़ें जो फवाद ने आपसे शेयर नहीं की, वो ये कि इमरान की 2 और एक कैलकुलेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है जो पार्टी के अंदर उनको भी समझ है। वो ये कि मैंने पता है आपको 26-27 को ये IMF ने आपके बोर्ड के पास पाकिस्तान का केस जाना है कि वो ऐसे जो इंस्पेक्टर्स थे जिन लोगों ने निगोशिएशन की, वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान को मंजूरी कर दी हुई है, मगर बोर्ड ऑफिशियली जब तक काउंटर नहीं साइन होगा तो होना सिस्टम है। वो जब बोर्ड उनको कहता है जी पैसे दे दो फकीरां को, तो जब आपको पैसे मिल गए तो इमरान खान को इतना बेवकूफ़ आदमी नहीं है, इतनी बेवकूफ़ लीडरशिप नहीं। इमरान चाह रहा है कि पाकिस्तान की जो रियासत है उसकी जो फाइनेंशियल नीड्स है जूँ ही पूरी हो जाए तो मैं एक्टिव हो जाऊँ। उसके 3 फार्मूले हैं। एक फार्मूला ये है कि आप जो पुरानी बहस थी कि 20 किलोमीटर की हुकूमत
अपना पंजाब से भी आपकी हुकूमत है, KP के भी, आप 20,000 लोग भी ले जाएं तो अपना इस्लामाबाद आपका फ्रीज हो गया। ये फैक्ट है। 20,000 तो मैं बड़ी हल्की सी बात एक जो जिन्होंने बात की उस पर रहें जरा ना। बात यह है कि कोई डिसेंट है, बहुत से जो इत्तेहादी गवर्नमेंट के हैं उनको बहुत से गिले शिकवे हैं। बहुत से भूटानी साहब ने बात की कुछ अर्सा पहले असम्बली में, और फिर ये जो MQM का मामला है, तो वो ज़रा खान साहब ने इस हवाले से कोई बात की, वो भी सुनाते हैं आपको, सुने। आज मैं अपनी सारी कौम को कह रहा हूँ, तैयार हो। मैं वक्त दे रहा हूँ इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कि आप अभी भी इलेक्शन अनाउंस करें, नहीं तो मैं सारी अवाम में निकला हुआ हूँ, तैयार कर रहा हूँ सबको, सारी कौम को तैयार कर रहा हूँ। और आप सबने तैयार रहना है कि जब मैं कॉल दूंगा तो आपने तैयार होना है। और वो आखिरी कॉल होगी। उस कॉल से पहले बेहतर यह है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। तो जब तक रहे हैं वो, उन्होंने कहा जब मैं कॉल दूंगा, डेट नहीं बताई। मेरा लिए बड़ा क्लियर मैसेज है, इमरान का बड़ा क्लियर मैसेज है। उसके पीछे दो उनकी स्ट्रेटजी थी जब आपने मुझे रोका था। एक तो उन्होंने को ये पता है कि इस्लामाबाद हमारी जेब में है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइस, अगर रियासती मशीनरी, अगर FIA 2-4 महकमे वफाक के पास है, इनके पास तो पंजाब पुलिस है। और मैंने पंजाब पुलिस की शान में तो पूरा आपको एक तकरीर फरमाई थी कि इससे ज़्यादा ब्रूटल कैलस फोर्स पाकिस्तान में कोई नहीं है, और उसको PTA कंट्रोल कर दिया। अब आगे चल रहे हैं, दूसरा इनकी स्ट्रेटजी क्या है, ये कुछ भी ना करें, ये पंजाब और KP की असेंबली तोड़ें और अपना वहाँ पर लेके चले जाएँ बंदे, इस्लामाबाद को फ्रीज़ कर दें। अब मुझे आप बताएं दुनिया की कौन सी ताकत इमरान को फेल करेगी। इसीलिए इमरान ने फर्स्ट टाइम ये लफ्ज़ यूज़ किया है कि ये मेरी आखिरी कॉल होगी, क्योंकि वो ऑनेस्टली लाइफ एंड डेथ होगा। या इमरान पॉलिटिकली हमेशा के लिए जीत जाएगा ये मौजूदा सिनेरियो में, या हार जाएगा। और मुझे लगता है कि इमरान की कैलकुलेशन ठीक है, 80 to 90% चांसेस है कि ये आखिरी कॉल है। उसमें ये है ना कि ये गवर्नमेंट भी तो आर्म ट्विस्टिंग कर रही है ना, पर्चे बनाई जा रही है, उनका अपना वो एक्स इक्वल टू उनका फिक्स है। वो दो चीज़ों पे काम कर रहे हैं। उन्होंने इतने केस बना दिए कि जितनी हमारी मेज़ है ये पूरी हो जाएगी। वो अगर मैं शुरू कर दूं एक एक केस, उन्होंने दो ही चीज़ों पे काम किया, गिरफ्तारी और नाअहली। इधर ये इमरान ने इसका काउंटर निकाल लिया। इमरान ने कहा जी आप ये अपना काम करें, मेरे पास 2 असेंबली तोड़ने का रास्ता कोई नहीं दुनिया का रोक बंदा सोच सकता। पुरअमन एहतजाज के नाम पे भी इमरान की इस वक्त ये कैपेसिटी है कि ये 5 लाख से ज़्यादा लोग इस्लामाबाद लेके जा सकते हैं। उधर जो है ना राना सनाउल्लाह साहब भी वो बड़े अपबीट हैं, वो भी देखें क्या कह रहे हैं कि पंजाब में वो बड़े हम बंदे तोड़ लेंगे। वो क्या वही पुराना ज़माना है या कुछ बदल गया है? देखें क्या बात कर रहे हैं। पंजाब में क्यों लीग की हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत PTI की तो नहीं है। और इनके जो अंदरूनी तजादात हैं आने वाले चंद दिनों में खुल के सामने आने वाले हैं। और आप ये तमाशा देखेंगे, ये पंजाब हुकूमत जो है ये इस शक्ल में कंटिन्यू नहीं रह सकती। गिरेंगे तो ये खुद, उसके बाद ये फैसला पर हमने करना है कि क्यों लीग को गिरने देना है या नहीं गिरने देना। मैं एक बात कहूँ, हजूर बात ये है, ये तो इन्होंने बना ठीक है, एक काउंटर बयानी इन्होंने दे दिया। ज़मीन पर सूरत हाल ये है, मेरा ये ख्याल है कि अब जो एक तिलिस्म था ना मुस्लिम लीग नून के टिकट का, वो तोड़ दिया खान साहब नहीं, वो टूट गया है, वो टूट गया है। और अगर लोग अपनी जिन्होंने अपनी वफादारियाँ बदली थी, जो ज़िमनी इंतखाब में उनका हाशर हुआ है, पीपल विड थिंक थ्राइस टू चेंज देयर लाइफ। काजी साहब आप बात करें सियासी मिजाज की, सियासी मिजाज अलग चीज़ है, पॉलिटिकल रियलिटी अपनी जगह। पॉलिटिकल रियलिटी आपको कल फवाद चौधरी ने इसी प्रोग्राम में इसी मेज़ पे बता दी है कि हमारा अगर अडियाला जेल पिंडी में है तो हमारा शहबाज गिल को उसी पिंडी में जो पंजाब हुकूमत के मतहत है, वो एक रात उसको चक्की में रखा गया, विच मीन उसको सज़ा मिली है। वो किसको कह रहा है? आपको कह रहा है, मुझे कह रहा है, CM आप है कि मैं? इससे ज़्यादा खुली जो कल बात कर दी है अपना फवाद ने सीधे इल्ज़ाम लगा दिया कि आप जो आपके पास रियासती मशीनरी है पंजाब हुकूमत के सरबराह होने की, आप PTA के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और साफ कहा है कि जो हमारे कारकुन है वो आपसे डिप्रेस है, वो गुस्से में है कि हमें तो लाग ही नहीं रहा हम हुकूमत में। तो हो क्या रहा है, जहाँ पे एक दफ़ा एक जगह फवाद ने ये थ्रेट दिया है सेंटर को कि जनाब MQM आपसे हिल रही है, उन्होंने कहा पंजाब में आ जाते हैं। तो ये 2020 मैच है और इस तरह ही रहना है पाकिस्तान में। ये कभी स्मूथ सेलिंग तो कभी नहीं होती ना। अच्छा ये आप बताएं, आप क्या देख रहे हैं? आपके ख्याल में ये क्यों इतनी कन्फ्रंटेशन रोज बढ़ती जा रही है? पंजाब भी शुरू हो गई। आप किस तरह देख रहे हैं? मैं जरा राना साहब का एक शॉट सुनवा लूं, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है।
अंदरूनी खाने कहानियाँ जो हम सुन रहे हैं वो तो बड़ी अजीबोगरीब हैं, और उसके पेशे नज़र ये बात नज़र आ रही है कि या तो एक हिस्सा जो है MPs का वो अलहदा हो जाएगा इस हुकूमत से, और लोग मुस्तफ़ी होने तक तैयार हैं कि जी हम इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं ताकि इनकी मेजॉरिटी जो है वो ख़त्म हो, या फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि PTI और KU लीग में जो है ये मामला ये चल नहीं सकता। देखिए राना साहब बड़े जीरक सियासतदान हैं, और ये बहरहाल ठीक है, उन्होंने एक पोजीशन अपनी रखनी है और अपना जो एक फेस सेविंग वो करनी है। मुझे नहीं लगता कि ही सीम्स आउट ऑफ सिंक विद टाइम्स। अंदर ठीक है लड़ाई होगी एक दूसरे से, इसी तरह तो आपके सेंटर में नहीं लड़ रहे आपस में, सेंटर में क्या बड़ा मोहब्बत है, रोजाना वो पार्टी करते हैं आपस में, गिले शिकवे करते हैं ना। वो हो गया, मगर फवाद चौधरी और रैकेट आ गई, इससे बात मैं क्या बात, ट्रांसफरों पे लड़ाई है, इमरान फोन कर रहा है, मैंने अर्ज कर, और मैं एक कमेंट आपको कर दूं, उसके बाद आप जरूर बोलिएगा। मैं अपनी एक ऑब्जर्वेशन दे चाह रहा हूँ, मैं कोई मतलब अपना अकले कुल नहीं हूँ। काफ लीग का मिजाज भी नहीं है वो वाला जो इमरान चाह रहा है। मैं अब इससे ज़्यादा आपको नहीं बात कर सकता कुल के। जो इमरान की ख्वाहिश है ना कि वो ज़रा टैक के दिन आगे आ जाए, तो इमरान का मिजाज डिफरेंट है, काफ लीग के अंदर एक ठहराव है, और वो तो वैसे भी आपको पता है वो जिस किस्म की सियासत करते हैं। मैं आपको क्या कहूँ, इस वक्त फैक्टर है ना, सबसे बड़ा फैक्टर है वो खान का पॉपुलैरिटी है। ऐसी पाकिस्तान में बड़ी अच्छी सियासत होती रही है, कोई खींचातानी नहीं होती रही, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होती रही, कोई, ये तो सारा चलता रहेगा। मगर सवाल ये है कि इस वक्त बंदे उसके पीछे आएंगे, और इस वक्त जो अच्छा, जब भुट्टो को फांसी दी वो पॉपुलर नहीं था? एक मिनट में, पॉपुलर था, बताया ना, उसका पॉपुलर था, मगर पॉपुलैरिटी इज द ओनली फैक्टर। आप इस खेल में ना जाएं। उसकी वजह यह है कि ज़िया-उल हक की जो रियासत थी ना, ज़िया-उल हक के ज़माने में वो 7% पे ग्रो कर रही थी, और उसके ऊपर सिर्फ 5-6 बिलियन डॉलर का कर्जा था। पाकिस्तान जो है उस वक्त का जो हमारा तरक्की का डेकेड था, जिसमें अयूब खान की तरक्की थी, उसके बाद भुट्टो ने जो बनाई थी, अपना इंडस्ट्री लगाई थी, यहाँ पे स्टील मिल लगाई थी, यहाँ पे टेक्सला हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स था, बेशुमार और चीज़ें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बनी थी। खासा मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा है। चले, पंजाब में स्टेट बड़ी कायम थी। अब क्या है, अब हालत आपकी हुकूमत की ये है कि वो अगस्त का इंतजार कर रही है कि 4 टक्के दोगे तो अगर टुरांगे। इट वाज नॉट लाइक दैट, दिस इज वेरी डिफरेंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप अपना बताएं कि पंजाब में खलीज है कि नहीं? काफ लीग और PTI हर जगह पे खलीज है। फिर ये इसका खलीज MQM और कोलिशन गवर्नमेंट में भी खलीज है, वहां पे पीपल्स पार्टी और MQM में भी खलीज है, दोनों एक दूसरे को कैच नहीं करेंगे। मगर सवाल ये है कि इस वक्त डिसाइडिंग फैक्टर सिर्फ एक है, वो ये है कि खल्क़ खुदा उसके पीछे है, एंड नो बॉडी कैन। और एक और बात, मैं अब चौधरी परवेज अली साहब की बात बता दूं, वो अपने आधे खानदान को अबंडन कर चुके हैं। उनकी सिर्फ सर्वाइवल इस वक्त उस वोट बैंक पे है जो खान के पास है। सियासी तौर पर ठीक है, उनको बहुत से लीवर्स और भी, वो मिजाज में वो एग्रेशन नहीं है। मैं और क्या आपको कह सकता हूं, मिजाज कोई स्टेनलेस स्टील का नहीं बना होता, हालात के साथ बदलता है, इंसान हालात के साथ बदलता है। इसकी तरह नहीं होता मिजाज की, जनाब ये इस तरह की मुर्दा चीज़ है। वो हालात पर फैक्टर्स आते हैं और वो फैक्टर्स उसको तब्दील करते हैं। तो फैक्टर इस वक्त क्या है, जिस तरह अभी हम बैठे हुए थे एक जगह पे कि खान साहब के साथ सारे बैकडोर पर रब्ते कर रहे हैं, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट रब्ते कर रही है, इंटरनेशनल जो आपकी पूरा मीडिया है वो बाँ कर रहा है, और वो बिल्कुल फेयर मीडिया नहीं है। आई टेल यू, वेस्टर्न मीडिया। अच्छा, चले मुझे इसके साथ जोड़ लें। आपका क्या ख्याल है, एकदम इतनी मोहब्बत क्यों हुई है इमरान की वेस्टर्न मीडिया से? आज मैं वो देख रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स जो सफ़े पे दरमियान में इमरान की तस्वीर थी, ये क्या हुआ? बेस्ट सर्व देयर इंटरेस्ट इन दिस रीजन। ये दोबारा बोलें जरा। इमरान उनके मफादात की ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकता है बनस्बत इस डिसक्रेडिटेड गवर्नमेंट के, जिसके आगे पीछे ही कोई नहीं है, जिसके 2 बंदे आज छोड़ जाए तो सवेरे बाहर पे ही होगी। नंबर 1। नंबर 2, मेरा पूरा सवाल सुन। अमेरिका हैज लॉस्ट इन दिस रीजन। यूक्रेन की वार वो हार रहा है, उसके वो मकासद पूरे नहीं हुए। $40 बिलियन पे शोर मचा हुआ है जो यूक्रेन में उसने उनको खिलाए हैं, खुद बाँ कर रहे हैं, लोग भूखे मारे हैं अमेरिका में। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। अच्छा, उसके बाद ये पूरा रीजन जो है वो चाइना लेके जा रहा है। पाकिस्तान हैज़ गॉट अ वेरी, अब यहाँ पे अगर खान को वो एंटेगोनाइज कर लेते हैं तो इसका मतलब है पूरे पाकिस्तान को, अवाम को एंटागोनाइज कर रहे हैं। नहीं, मेरा तो एक सादा से सवाल आप साथ जोड़ लें कि वो जो मुझे, तो मैंने एक छोटी सी खबर पड़ी थी कि PTI ने कुछ पैसे दिए हैं, कोई फंड लिए हैं, वहाँ पे कुछ पब्लिक रिलेशन की जो होती है, लॉबिंग की है, तो उसका असर तो नहीं है कहीं? वो एडे काके नहीं हो कि आपने चंद मिलियन तो फिर आप लॉबिंग क्यों कर रहे हैं? फिर लॉबिंग सारे करते हैं। अच्छा, एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जिन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत लेके उनके खिलाफ लॉबिंग करेंगे। हाँ, वहीं पे करेंगे आप। अच्छा यार, ये आप चीज़ों को इस तरह ब्लैक एंड व्हाइट में ना देखें।
इमरान खान का मुकदमा ये है कि हम लॉबिंग भी करेंगे, वहाँ पे अमेरिका भी इंडिया भी लॉबिंग करता है, हम भी लॉबिंग करेंगे, हमारे भी मफादात हैं, मगर हम ये नहीं होगा। इमरान खान क्या कहता है, जो बात भारतीय वजीर खारजा ने की थी कि हम आपकी आंखों से दुनिया को नहीं देखना चाहते, हमारे अपने मफाद है, ये बात कही थी ना उसने, उसको आपने सुनी थी ना। वो कहते हैं हम कोई आइसोलेशन में चले जाते, हमने अमेरिका पर हमला कर देने, नो, पाकिस्तान के अवाम के जो मफादात है उस पर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, बाकी हम कोऑपरेशन भी करेंगे, आपके साथ ट्रेड भी करेंगे, आपके साथ मिलकर भी चलेंगे। चले ये नहीं ना हम लम्हे ही पे आ जाए आपके। चले थोड़ी रियलिटी में आते हैं। अगला जो पॉइंट मैं गैर रियलिटी नहीं मैं थोड़ी अपोलॉजाइज रियलिटी बयान अच्छा चले अपोलॉजाइज अगर आपने इस तरह नहीं, मैं सिंपली आपसे इस तरह पूछना चाह रहा हूँ कि जितनी भी मेरे में छोटी मोटी अकल है, वो जो कल खान साहब का मसला चल रहा है अपना तौहीन अदालत का, सारे लोग कह रहे हैं कि उसमें मुश्किलात आएंगी, तो मगर जो फवाद चौधरी है पार्टी के अंदर से एक अग्रेशन नज़र आ रहा है कि हम केस लड़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे, तो आप नहीं समझते माफ़ी तलाफ़ी से जान छुड़ाई जाए? बात ये होती है, मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं करना चाहता। इंसान का अगर पेट ख़राब हो जाए ना, तो डॉक्टर ये कहते हैं कि यार चलने दो चीज़ों को, मतलब है रोको मत। एतजाज हसन साहब हमारे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच एतजाज हसन साहब। एतजाज साहब, मैं ये इस पे आऊँगा कि एक लीगली जो खान साहब को यूँ कह लें कि क्रिपल करने की या सियासत के अरीना से बाहर करने की कोशिशें, दर्जनों मुकदमे किए जा चुके हैं, पूरी तारीख आपने देखी है और ये सारा खेल आप देखते भी रहे हैं, इसके नताइज भी देखते रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आप समझते हैं कि खान साहब को इन तमाम मुकदमात की सूरत में तौहीन अदालत में सजाएं दे के जो है रुखसत कर दिया जाएगा और आराम से वो घर बैठ जाएंगे और कहेंगे, और वो ये कह रहे हैं कि वो माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। जरा शॉर्ट जल्दी से सुना दें, फिर मैं उनकी तरफ जाता हूँ, एतजाज हसन साहब की तरफ जल्दी सुना दें। आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को केस लड़ना चाहिए, माफी 100%, और पार्टी माफी नहीं मांगे? नहीं बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए, कि माफी वाली कौन सी बात है इसमें? अगर वो कह रहे हैं कि मैं केस करूंगा, आपने जो जाति की है उसके ऊपर। जी एतजाज हसन साहब, आपने फवाद चौधरी साहब की बात भी सुनी और मेरा सवाल भी सुना, आपका क्या टेक है इस पर? ठीक है जी, जो राय उनकी है वो इन्होंने अपनी पार्टी में और वुकला ने फैसला करना है, हम तो उस पर कोई राय नहीं दे सकते। हम तो ये अगर जो साहिब अंदाज से मशवरे से जिस कंसेंसस पे पहुंचते हैं वो यकीनन इनके लिए दुरुस्त होगा और इनकी स्ट्रेटजी होगी उस मामले में। मैं कोई जजमेंट इन पे पास नहीं कर सकता, ना करना चाहता हूँ। ठीक कहा है जो चौधरी फवाद ने कहा है। लेकिन जो मेरा दूसरा हिस्सा था सवाल का चौधरी साहब, कि ये जो मुकदमात के ज़रिए सियासत में से लोगों को बाहर करने के पहले आप तवील तारीख है, पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी सफर है इसमें, वो तो बड़े आखिरी हद तक गए लोग जो थे डिक्टेटर। तो क्या समझते हैं कि खान साहब का इस तरीके से मुकाबला हो सकेगा जितनी पॉपुलैरिटी लग रही है बज़ाहिर उनकी? एतजाज साहब, सवाल ही पैदा नहीं हो, कोई मुकदमात की बुनियाद पे और अदालती सजाओं की बुनियाद पे सियासत से फारिग नहीं हुआ। उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद है कि फांसी पे लटका दिया उन्होंने और उसकी पार्टी तय दर तय इलेक्शन जीतती गई और दुनिया में आजकल भी है। फिर बीबी शहीद पे और आसिफ जरदारी पे आपको मालूम है 1990 में 18 मुकदमे बनाए गए, 18 चार्जेस, 7 रेफरेंसेस बीबी पे और 9 रेफरेंसेस, 9 केसेस आसिफ जरदारी पे। उनमें वो मशहूर मारूफ उन्नड़ केस भी था, उन्नड़ केस जिसमें बम बांध के और टांग पे और उससे एक बरतानवी ताजर से पैसे निकलवा लिए और शादतें हुई, मुकदमा चले और आसिफ जरदारी सारा वक्त जेल में रहे और उनमें सब में बरियत हुई और मैं वकील था और ये कोई रिकॉर्ड है। अब्दुल हफीज लाखों साहब मेरे साथ थे कराची में और मियां अब्दुल सत्तार नजम मेरे साथ होते थे लाहौर में और हमने सब में बरी कराए। पर इतनी मुश्किल में इन्होंने हमने डाला हुआ हमें, एक मुकदमा पिंडी चल रहा है, दूसरा मुकदमा कराची चल रहा है, तीसरा मुकदमा लाहौर चल रहा है, पार्लियामेंट इस्लामाबाद में चल रही है।
कई दफा ये हुआ काजी साहब कि मैं सुबह 8 बजे पूरे राशिद अजीज खान साहब की अदालत में ट्रायल में यहाँ बीवी के खिलाफ पेश हुआ। 10 बजे वहाँ से निकला, ब्रेक होती 10 बजे सीधा एयरपोर्ट गया। वो हमारी PIA की जो यूनियन है उन्होंने टिकट निकाल के रखा होता था, बोर्डिंग पास। जहाज में बैठा 11 बजे 11:30 बजे कराची गया। कराची उतरा 1 बजे, सीधा एंटी टेररिज्म कोर्ट गया उन्नड़ केस में। वहाँ 4 बजे फारिग हुआ। 5 बजे की फ्लाइट थी इस्लामाबाद आके कौमी असम्बली में पार्टिसिपेट किया। 10:30 बजे की फ्लाइट लेके लाहौर आके उसी बिस्तर पे सो गया जिस बिस्तर से सुबह उठ के गया था। माय गॉड। हमें अच्छा। चौधरी साहब एक लूट, चौधरी साहब ताहिर मलिक बोल रहा हूँ, एक लूट सेल लगी है मुकदमात की, जिस तरह आपने पहले माजी बताया पाकिस्तान का तोशा खाना आ गया, इलेक्शन कमीशन का है जी, फॉरेन फंडिंग आ गई, ये अदालतों का केस है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि खान साहब का कानूनी तौर पे कितने मुमकिन है इसी तरह जैसे जरदारी साहब बच के थे ये भी सब केसेस में बच जाएंगे कि नाअहली या गिरफ्तारी इनके लिए सामने इंतज़ार कर रही है? नहीं, कोई नाअहली गिरफ्तारी इस तरह नहीं इंतजार करती होती। ट्रायल में वक्त लगता है। ट्रायल में दूसरों के भी मामलात। मैं आपको बताऊं, बीबी शहीद के खिलाफ एक रेफरेंस ये था कि सीक्रेट फंड्स में से उन्होंने पैसे दिए थे, सीक्रेट फंड्स में से, और नाजायज पैसे दिए। मैंने दरखास्त दे के सीक्रेट फंड 1947 से लेके वो जो भी 1997 तक सारे मंगवाए रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड। उनमें से बोरियों की वो मास्क पहन के उस वक्त वो देखने पड़ते थे, वो खस्ता इतने थे कागजात। और उसमें जो हमने ज़ियाउल हक करी सीक्रेट फंड से जो अतियात उसने देने शुरू किए, पीर पगाड़ा को गोल्ड वॉच दी, पीर पगाड़ा को टिकट मिलता था PIA का कराची लाहौर आने का, और बहुत सारे इतने मोतबरीन कि ये काम ये इस तरह नहीं जाते थे। तोशा खाना में अगर उन्होंने बुलाया रिकॉर्ड, आपसे प्रैक्टिस सिखानी है ना कि ये प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस दिखाने हुई। तो ये केसेस काजी साहब नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते बंदे को, सियासत को, किसी की। ये खाम ख्याली है। मिलिट्री कोर्ट ट्रायल भी मैंने किए हैं, फौजी अदालतों के ट्रायल किए, अटक किले में 2 ट्रायल किए, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। एक में ज़ियाउल हक सरपराइज कर रहा था, खुद ज़ियाउल हक तब मेजर जनरल था। इनसे कोई नहीं, ये शोर शराबा है। ये जो इल्जाम नवाज शरीफ पे लगे हैं, जो उसके खिलाफ साबित हुए हैं, पर अदालत में अभी तक तो हम यही कहेंगे ना साबित हुए, जो उसको सजा हो गई है, वो जो मफरूर हो गया है, भाग गया है, उसकी सियासत खत्म हो गई है। पार्टी वो चला रहा है, हुकूमत वो चला रहा है, उसके हस्बे हिदायत वो पार्टी चल रही है। जो वोट इमरान खान का जो थोड़ा 20% हो, 40 हो, 60 हो, 70 हो, वो उसके साथ रहेगा। उसको आपने बाहर बिठा दिया, वो बाहर बैठ के और अपने टिकट देगा, और टिकट दे के और कैंपेन उसको कोई नहीं रोक सकता। डिस्क्वालीफाइड है टू बी ए मेंबर, नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। वो सारी अपनी कैंपेन रन करेगा। अब उसमें हारता है जीतता मैं नहीं कह सकता, पर ये अगर किसी की खाम ख्याली है ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, साहेब राय इस सारी PDM और गवर्नमेंट में अगर किसी ने दी है तो वो आसिफ अली जरदारी ने दी है। तो ना गिरफ्तार करो। आसिफ अली जरदारी ने कहा था ना गिराओ इस गवर्नमेंट को, इस इमरान खान को चलने दो, ये महंगाई का अजाब आने वाला है बड़ी मुश्किल में। ये 1924 की इलेक्शन एज इनकम्बेंट गवर्नमेंट नहीं लड़ सकेगा। नहीं माने मियां साहब,
ये इन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी आज कह रहे हैं इसको ना गिरफ्तार, इमरान खान पिंजरे के अंदर, इनके लिए और ज्यादा मुश्किल के बायस होगा। अच्छा चौधरी साहब, आपका सियासी भी अब एक सवाल बनता है आपसे, आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का हिस्सा बन के पीपल्स पार्टी ने पॉलिटिकली गेन किया है कि नुकसान किया है? तो नुकसान किया, सैक्रिफाइस किया। क्या क्या नुकसान हुआ है? क्योंकि नुकसान ये हुआ है कि पंजाब में लीडरशिप रोल नून का हो गया और ये हमारी तरफ से ही हो गया। अब हमारे वर्कर हमें कहते हैं कि वो तो जिसके खिलाफ आप लड़ते थे और करते थे सारी बातें, वो तो हमारे गुजरा हैं और मोतबरीन है, तो उसका नुकसान हुआ है। पर पीपल्स पार्टी ने एक सोचे समझे अंदाज में मेरा ख्याल है ये फैसला किया है। और तो पीपल्स पार्टी आज भी देखे, वैसे एक चीज देखे, मुल्क में तबाही हुई है। हम तो ये शहबाज गिल और इमरान खान की गिरफ्तारी और मुकदमा इस पे लगे हुए ना, मुल्क में तबाही आई, क़यामत आई हुई है। उस क़यामत में कौन सा एक वजीर है जो वहाँ पानियों में जा रहा है, कैंपों पे जा रहा है? वो फॉरेन मिनिस्टर है, उसने कैंसिल किए अपनी जो बाहर के दौरे थे, उसकी इम्पोर्टेंट मुलाकातें थी, उसने कैंसिल किए। उसने कहा मैं यहाँ हूँ और मैं उनमें जाऊंगा। आज अगर आप देखें तो चेयरमैन बिलावल है जो इधर उधर फिर रहा है और पानियों में जा रहा है। अच्छा, ये तो जी चौधरी साहब बिल्कुल ठीक, उन्होंने अपना दौरा कैंसिल किया, इस पे उन्होंने प्रेस से टॉक भी की, पंजाब की भी उन्होंने बड़ा जिक्र किया और सिंध का भी। अच्छा, एक दो बातें ज़िमनन, एक तो एटीसी कल एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, आपको लगता है कि ये चार्ज बड़ा वैलिड था? आई मीन को फैसला तो कोर्ट ने करना है, और क्या ज़मानत कल कैंसिल हो सकती है? और फिर शहबाज गिल का जो एपिसोड चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं, और ये इसका कुछ कैसे शो डाउन होगा, या कैसे इन दो को आप कैसे देखते हैं? जी काजी साहब, मैं आपको केसेस दिखा सकता हूँ, फैसले दिखा सकता हूँ जिनमें 5-5 आदमी खुले बाजार में फिर दिहाड़े फायरिंग करके मारे गए। 4, 6, 5 फायरिंग करके कलाशनिकोव दर दहशतगर्दी तो वो है। ये जबानी दहशतगर्दी है क्या, मुझे नहीं समझ आई। ये दहशतगर्दी की गद्दारी का आप एक बना रहे हैं, वो अलग है। दहशतगर्दी तो सेक्शन 7 डाला इसीलिए जाता है कि इसकी जमानत ना हो सके। ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है। आप बरी हुए बंदे, और इस बात पे आसिफ सईद खोसा की जजमेंट है कि ये दहशतगर्दी हर वाकया जिसमें आप अनारकली में एक तरफ खड़े होके और 4 बंदे कलाशनिकोव में लेके और अंधाधुंध धुंध फायरिंग शुरू कर दें, वो भी नहीं दहशतगर्दी के जुमरे में हो सकता इम्कानी तौर पे ना है। ये क्या कर रही है ये राना सनाउल्लाह क्या कर रहा है? अपने आप को भी खराब करेगा। अब एक और सुन ले, हाँ ये कोशिश अब हमने की हुई है कि इमरान खान का जमानत मुस्तरद हो और अदालत के हुक्म के तहत हम उसको ले जाए। वरना जिस तरह ये सोच रहे थे, अब मुस्तरद होती है कि नहीं होती ये नहीं कहा जा सकता। मुस्तरद होने की कोई इतनी जरूरी बात नहीं है। एक बंदा जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का एक फैसला है PLD 1975 सुप्रीम कोर्ट 383 सफा, उसमें हमूदुर रहमान साहब की जजमेंट है। भुट्टो साहब पे भी ये था कि ये तकरीरें करते हैं, पब्लिक मीटिंग्स करते हैं प्राइम मिनिस्टर होके, और वो जो जिन पे ट्रायल चल रहा था ANP वालों पे गद्दारी का, और ये उनके बारे में भी ये कहते हैं, और उनके बारे में भी जजों को भी कहते हैं कि ये अगर छोड़ दिया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। उस पे हमीदुर रहमान ने बरी किया उसको।
तो ये केसेस में केस बाई केस डिपेंड करता है किस तरह ये करना है। हाँ, एक आध बात जरूरी है, वो जो केस है मैजिस्ट्रेट वाला केस जरा सीरियस है। और सीरियस इसलिए है कि उसमें मैंने कई दफा देखा है, मैंने एक दफा देखा है एक जज को 5 जज बैठे में सुप्रीम कोर्ट के, उनको एमटी ताहिर एक हमारे वकील होते थे, वो सीन को शीन कहते रहते थे। वो उन्होंने यहाँ का कह दिया, वो लड़ने लगे जज से, उन्होंने कहा सर यू शिटिंग सो हाई एंड स्पीकिंग सो लो। अच्छा, ये उनका मशहूर हो गया। और जज हंस पड़े। वो एक साहब ने कहा जी खड़े हो गए, वकील कंटेम्प्ट है, उसने कहा छोड़ो यार ये कंटेम्प्ट है, ये इस किस्म की बातें हमारे बारे में बाहर नहीं होती रहती, हर जगह होती रहती, मुंह पे कर दिया तो क्या हुआ। अगर अपना होता ना उनका तो वो दरगुजर कर सकते। अब ये है धमकी दी गई एक खातून मातहत मैजिस्ट्रेट को। जब आप और हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में 2003 के में कि वो अपने जितनी मातहत अदालतें हैं उनकी कंटेम्प्ट हो तो हाई कोर्ट डायरेक्टली उसका नोटिस ले सकता है। अब ये चीज जरा जजों को आएगी कि देखो हमारे तो हमें गाल ही निकाल लेता है अदालत में, कई दफा झड़प हो जाती है जज से, तो कोई बात नहीं है। पर ये हमारे एक मातहत खातून के को धमकी दी गई है। इस पे मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को और उनके वकला को कुछ गुरेज करना पड़ेगा, ठीक, कुछ इस मामले में कुछ थोड़ा बहुत झुकना पड़ेगा। इमरान खान साहब बहुत उनमें एक किस्म की रिजिडिटी है, वो ज्यादा झुक नहीं सकते, वो ज्यादा ठीक। ये आप कह रहे हैं कि ये जो केस है ये इसमें उन्हें थोड़ा वो करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर हैविंग यू ऑन दिस शो एंड यू रियली बड़ी क्लैरिटी गुफ्तगू में। ब्रेक है नाजरीन, आपने सुनी ये बातें, इन मुकदमों की क्या हैसियत है और कहाँ क्या होगा। इस ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं और फिर बात करेंगे, सैलाब की तबाहकारियों की बात करेंगे, यहाँ की मैशत की बात करेंगे, बिजली की कीमतों की बात करेंगे, आपके रियल इशूज़ पे भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ साबिक़ चेयरमैन FPR और माहिर मैशत जनाब शब्बर जैदी साहब हमने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम शब्बर जैदी साहब। जैदी साहब ये फरमाइए कि अब अगस्त के एंड में एक मुलाकात होनी है जिसके बाद शायद कुछ पैसे आ जाएं, डॉलर फिर से ऊपर जाना शुरू हो गया है। सवाल मेरा आपसे ये है कि ज़ाहिर है अब इसके अलावा तो चारा नहीं है पैसे लेने के अलावा, लेकिन फॉर हाउ लॉन्ग वी कैन लिव ऑन बोरोड टाइम्स, ये सिलसिला क्या ख़त्म होगा या हम किसी बड़े बुरान को मुलतवी कर देते हैं मुस्तकबिल के लिए, छोटे बुरान को टालने के लिए? कैसे देखते हैं आप और इससे कैसे निकलेंगे? और डॉलर फिर महंगा हो रहा है जनाब शब्बर जैदी साहब। देखिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। जी सर। कि मैंने तो दिसंबर 2021 में ये बात कही थी कि पाकिस्तान की माशी हालात ठीक नहीं है और पाकिस्तान टेक्निकल डिफॉल्ट में चला गया है। 2000 मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर 2021 की, मैंने सेमिनार में की थी बात हमदर्द यूनिवर्सिटी के। उस वक्त लोगों ने मुझे बहुत कहा कि देखिए आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, और उसके बाद आज आप जून 2022 में देखें पाकिस्तान का हर सियासी लीडर, हर आदमी ये कह रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया था, और कोई कहता है कि हमने बचा लिया, कोई कहता है हमने बचा लिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। किसी ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान मुश्किल हालात में था, है और रहेगा। ये जो आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है कि एक थोड़ा सा आपके सांस लेने की जगह बनी है आपके लिए, इसलिए बनी है कि आपको IMF से पैसे मिल जाएंगे
आपका एग्जिस्टिंग लोन रोल ओवर हो जाएगा, आपको कुछ लोग और थोड़ा सा पैसे दे देंगे, मगर पाकिस्तान के बुनियादी माशी हालात एज फार एज द फॉरेन करेंसी इज कंसर्न वो ठीक नहीं है। और हम अगले आने वाले दिनों में 24, 25 और 26 में जो भी आने वाले दिन हैं, हमारी मुश्किलात इस मामले में ख़त्म होने वाली नहीं है अनलेस कि हम अपने आप को बुनियादी तौर पर तब्दील करें। इसमें दूसरी बात जो बहुत अहमियत रखती है वो ये रखती है कि हमारे जो सियासी लीडर हैं, चाहे वो अपोजिशन में हों, चाहे वो इमरान खान हों, उनके पास ये सब्जेक्ट ही नहीं है। वो इस चीज़ के बारे में मैंने तो पिछले 8 महीने में किसी से गुफ्तगू नहीं सुनी कि पाकिस्तान की माशी हालत क्या है, उसको सही कैसे किया जाए। वो तो यही कहते रहते हैं कि तुमने ये किया, मैंने ये किया, तुमने वो किया, मैंने ये किया। तो ये तो एक अजीब सी सूरत हाल है कि इसमें 3 लोग इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। एक पाकिस्तान के सियासतदान हैं जो बिल्कुल अपने ज़ाती वफादात के लिए बात कर रहे हैं, या ज़ाती या उनकी पॉलिटिकल पार्टी का मसला है। एक पाकिस्तान की रियासत है जो एस्टेब्लिशमेंट कह लें, वो अपने तौर पे एक एक्शन ले रही है, और एक पाकिस्तान की मईशत है जो खराबी की तरफ जा रही है, जिसका कोई वारिस नहीं है। अब ये ट्रायंगल कैसे चलेगा ये देखने वाली बात है, मगर ये उसको किसी ने आज ही मैं देख रहा था, वसतुल्लाह खान साहब ने एक किताब एक वो कोई कैप्शन डाला था कि ये कंपनी चलने वाली नहीं है। अच्छा शब्बर साहब, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं एक आम आदमी का केस आपसे चाह रहा हूँ कमेंट करें। बिजली जो है, बिजली का बिल एक पाकिस्तानी के लिए क़यामत अजाब से कम नहीं है। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। 2600 अरब रुपया अब आपकी वो गर्दिशी कर्जे हैं, इस पर रियासत पे भी दबाव है, आम शहरी पे भी दबाव है। इसका कोई हल, कोई सलूशन है? इज़ देयर एनी होप कि लोग इस बिजली के बिलों के साथ ही मर जाएं, इस दुनिया से तंग आ गए हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि बिजली के बिल की कमी का तो कोई चांस नहीं आ सकता ना, क्योंकि जो हमने टर्म्स एग्री की है IMF के साथ, उसमें हमारी टर्म्स में ये लिखा हुआ है कि आप अपने एनर्जी पे सब्सिडी हटाएंगे। अब जब एनर्जी पे सब्सिडी आप हटाएंगे तो उसमें से उसका मसला ये है कि उसका मतलब ये होगा कि बिजली की रेट बढ़ाएंगे आप। तो अब ये तो एक, मैंने जिस तरह कहा ना कि एक बहुत बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग चाहिए पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के आम आदमी को इन सारे मसाइल से निकाल सके। ये जो आज के हालात हैं, जो आज की बातें चल रही हैं, ये जो गुफ्तगू चल रही है, जो मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि जी ये हो गया, दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया, नहीं हुआ, चला गया, ये सीधे इरेलेवेंट है पाकिस्तान के आम आदमी के लिए और आने वाले दिनों के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली यही पाकिस्तान की हकीकत है, और मैं नहीं समझता कि आइंदा आने वाले दिनों में किसी गवर्नमेंट की इतनी पावर होगी कि वो बिजली पे सब्सिडी रख सके। मगर सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम सोलर पे शिफ्ट करें? मैं आज बांग्लादेश में पढ़ रहा था कि उन्होंने 20 वर्षों में 60 लाख घरानों को सोलर किया है, और 2040-41 तक उनका प्लान है 40% पूरे मुल्क में वो सोलर कर रहे हैं। मैं उनका रेट भी देख रहा था कि 4% उनको पड़ता है सोलर पे, टका उनकी वहाँ की करेंसी है, और 11-12% पे पड़ते हैं जिस तरह अगर वो ग्रिड पे आए। तो हम क्या नहीं कर सकते? इंडिया सब्सिडी देता है, हमारे लिए सोलर की कोई ऑप्शन नहीं है? क्या हमारे दिमाग नहीं है, आंखें नहीं है? वेयर वी आर रॉन्ग? देखिए, बात समझने की कोशिश करें। बांग्लादेश के रिजर्व 40 बिलियन से ऊपर के हैं, आपके रिजर्व 8 बिलियन के भी नहीं है, ठीक है? आपकी इंपोर्ट उनसे कम ज़्यादा है। बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश IMF के अंदर में नहीं है। बांग्लादेश एक प्रैक्टिकली आज़ाद मुल्क है। तो बांग्लादेश से आप कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? बांग्लादेश की करेंसी की वैल्यू इस वक्त 80 रुपए है, आपकी करेंसी की वैल्यू 200 रुपए है। हम आज़ाद नहीं है? सही बात जी। आप ये कह रहे हैं कि वो प्रैक्टिकली आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं है? क्या नहीं है जी? वो माशी तौर पर आज़ादी की बात कर रहे हैं। मैं एक और सवाल शब्बर जादी साहब, वैसे मैं आज की खबर आपको बता दूं कि $9.9 बिलियन बांग्लादेश ने भी IMF से मांग रही है। सीना वाजिद जा रही हैं। नहीं, वो मैं बता दूं, उसमें में आता हूं, उसमें में आता हूं। अच्छा, लेकिन सवाल मेरा और है, क्यों मांगे? मेरा सवाल नहीं, इसलिए मांगे, उनके रिजर्व 40 बिलियन है सर। उन्होंने इसलिए मांगे कि उन्होंने करेंसी को स्टेबलाइज करना है, हमें डिफॉल्ट से बचना है। बड़ा फर्क होता है दोनों में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये कि इसी तरह हम भी देखिए ना, मैं आपको कह रहा हूं ना, बांग्लादेश का आप मुकाबला नहीं करें, आप बहुत पीछे रह गए हैं सर। अब वो बहुत आगे निकल गए हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम पीछे रह गए। मेरा सवाल एक और था, वो ये कि एक शर्त ये भी थी कि IPPs लिंक किया था IPPs की पेमेंट्स को इन जो
इस ट्रैश के रिलीज़ होने से। तो मैंने एक डॉक्टर साहब से पूछा, बड़े मैशदान, बड़े नाम, तो उन्होंने कहा कि उनकी IFC गालबन इदारा है, जैली उनका IMF का या वर्ल्ड बैंक का, उनकी भी यहाँ इन्वेस्टमेंट है, हम कर्जे पे सूद भी देते हैं, यहाँ से वो प्रॉफिट भी कमाते हैं। ये वजह है हमारी इस गुलामी की जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। देखिए बात ये है ना, बात समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान की जो एनर्जी की इकोनॉमिक्स है ना, जिसको कहते हैं एनर्जी की इकोनॉमिक्स, जो एनर्जी हम ले रहे हैं, उसमें पाकिस्तान को 26 से 28 बिलियन डॉलर साल का खर्च करना पड़ता है। हमने हाइडल का कोई पावर प्लांट नहीं लगाया है 76 के बाद से, ठीक है, और आप बिजली पैदा किए जा रहे हैं फर्नेस ऑयल से, तो और फर्नेस ऑयल की बिजली या गैस की बिजली, कोल आपके पास है नहीं, तो एनर्जी इकोनॉमिक्स पाकिस्तान की फेल हो चुकी है। प्रॉब्लम जो है ना, बात आप भी कर रहे हैं और सारे लोग करते हैं, वो इस बुनियाद पे आप सारे लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में खराबी इसलिए है कि पाकिस्तान में हमसे चलाया नहीं जा रहा। सर ये बात आप दिमाग से निकाल दें, पाकिस्तान एक फाइनेंशियली बैंकरप्ट मुल्क है। अब जब आप फैसला ये कर लेंगे कि बैंकरप्ट मुल्क है, फिर आप चलाएंगे। आप ये समझ रहे हैं कि कोई अच्छा बंदा आ जाएगा तो हम चला लेंगे, ये बात आप दिमाग से निकाल दें, अपने पहले बिल्कुल निकाल दें कि ये आज एक दिवालिया खत्म मुल्क है, इसके पास कुछ नहीं है। अब इससे यहाँ से शुरू करना है। अब हम सारे, आप भी हैं और सारा मीडिया और सब लोग कि जी ये तो कोई अच्छा बंदा नहीं आया था, उसने खराब कर दिया, इसने खराब कर दिया, ये प्रॉब्लम है, ये करप्शन है, ये सब बेकार की बातें हैं। इस कंट्री की बैलेंस शीट नहीं चल सकती। अच्छा सर, खराब हुई उसको मैं तकरीर कर सकता हूँ आपके सामने। अच्छा, आज की जो बैलेंस शीट है ये चलने वाली नहीं है। शबर साहब, ये सब हुकूमत ने पहले ये ताजरों पे कह रहे हैं, ये बड़े काइंडनेस दिखा रहे हैं जी, कि वो अपना मरीम नवाज ने ट्वीट की थी कि जनाब इन पे आप जुल्म ना करें, अब टैक्स ना लगाएं, तो ये ताजर क्यों नहीं पाकिस्तान में टैक्स देते, ये क्या मसला है? देखिए ताजिर टैक्स, मैंने कहा ना, मैं आपको बताया मैं CBR चेयरमैन को छोड़ के क्यों आया, कि मेरा झगड़ा तो ताजरों के साथ हुआ था ना, आपको याद होगा जब मैंने जी ऐसे ही है लगाया था, ठीक है, तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये बाहर नहीं आएंगे। अब आपने उनको बिजली का टैक्स दिया, उन्होंने वो भी नहीं देना, तो सर वो क्यों दे टैक्स, वो टैक्स क्यों दे सर? वो रियासत में रहते हैं जी, इस रियासत में रहते हैं, उन्होंने टैक्स देना, उनको देना पड़ेगा। सर देखिए दो बातें हैं ना, आप उनसे लेना चाहते हैं क्या मियां शहबाज शरीफ साहब ताजरों से टैक्स लेना चाहते हैं? जो उन्होंने लगाया था दुकानों पे बिजली के बिल, वो था क्या, बेकार की बात थी, वो भी नहीं दे रहे वो तो ना, वो तो इस हद तक चले गए ना कि नहीं दे रहे वो। देखिए बात समझने की कोशिश करें, रियासत जो होती है ना, रियासत, कोई रियासत, उसको सिर्फ अपने लोगों को दो चीजें देनी होती हैं, वो लोगों को टैक्स कलेक्ट करने का हक रखे और लोगों को सिक्योरिटी दे। अगर ये दोनों चीजें वो रियासत नहीं कर सकती, वो रियासत नहीं होती। वो पाकिस्तान की रियासत इन दोनों चीजों में नाकाम हो चुकी है, तो रियासत की क्या बात करें आप? तो ये जो मैं वही आपको कह रहा हूं ना कि आप एक अजीब बातें कर रहे हैं कि वो टैक्स क्यों नहीं देते। भाई कौन सी रियासत किसको दें, वो क्यों दें? जब आप एक तालिबान से गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि रियासत हम नहीं मानते, उनसे आप जाके डायलॉग कर रहे हैं, तो वो ये भी कहेंगे हमसे भी डायलॉग कर लें। भाई आप किस दुनिया में बैठे हैं, सोचे ना। आप अजीब तरह की बातें कर रहे हैं। मगर ताजरों के पास ऐसी कौन सी ताकत है सर, कौन सी पावर है कि वो रियासत के आगे खड़े हो जाते हैं, आपने टैक्स नहीं देना? तो आप फिक्स जो लोग हैं, जो हम सैलरी, हमारी तो सैलरी आप ले लेते हैं। मेरी बात सुने, रियासत के पास पावर होती है। रियासत आज चाहे और दुकान पे आए, दो को गोली मारो ठीक हो जाएंगे, बट क्या रियासत के अंदर हिम्मत है ये? मैं ये कह रहा हूं, जब मैं भी चेयरमैन FBR था, हड़ताल से मैं डर रहा था ना, मैं अगर उनको कहता कि जी ये सरीना चौक से आगे नहीं आएंगे, गोली मार देंगे, देखो कितने बंदे खड़े होते, आधे मिनट में भाग जाते वो। प्रॉब्लम तो ये है रियासत कंप्रोमाइज कर रही है ना, कंप्रोमाइज करती जा रही है, एक बदमाश के साथ कंप्रोमाइज करती जा रही है, 1 2 3 4, जब आपने कंप्रोमाइज किया तो यही होगा। देखिए ना, आपने तो कंप्रोमाइज किया ना, आप देखें, रिटेलर नहीं दे रहे ना, दुकानदार टैक्स दे रहे, आप उन्हें क्या बंद करें, और अगर वो सड़क पर जुलूस निकाले उन्हें गोली मारें। देखिए कैसे टैक्स नहीं देते। अमेरिका में करके दिखाएं ये काम जो कर रहे हैं, इंडिया में करके दिखाएं, वो बांग्लादेश में करके दिखाएं। कौन सी रियासत है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में रियासत यही रहेगी ना कि इस बंदे को मारा, इधर से उठा लिया, इसको ये कर दिया, ये रियासत है ना। अच्छा शबर साहब, एक और भी बड़ा जो तकलीफदेह पहलू है, ये जो सैलाब आए हैं, इसमें पहले ही हमारे यहाँ लाखों मकानों की, 1 करोड़ मकानों की कमी बताई जा रही है, इससे ज़्यादा, और अब 4-5 लाख मकान डैमेज हो गए, लोग बाहर बैठे हैं।
तो हम तो ऊपर से इकॉनमी बैलेंस नहीं कर रहे, तो उनकी आंखें, उनके आंसू कैसे पहुंचेंगे शबर साहब? नहीं, मैं ये फिर आपको कहने की कोशिश करूँ ना, पहले हम ये तो रियलाइज कर लें कि भाई हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या हैं। आज मुझे बताएं कि क्या पॉलिटिकल लोगों की, क्या जो जिन लोगों के पास इख्तिदार है, जो डिसीजन मेकिंग है, क्या उनके लिए सब्जेक्ट है? क्या सैलाब वाला या घर बनाना सब्जेक्ट है? ये तो हमारे यहाँ एक बिला वजह का सब्जेक्ट है ना। आप रियलिटी की बात नहीं कर रहे ना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की रियासत अपने बुनियादी पहलू में नाकाम हो चुकी है, ये बात समझें। ये कोई पाकिस्तान की गैर वतन की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की रियलिटी है। जब इसको आप रियलाइज करेंगे तो पाकिस्तान सही करेंगे। शबर साहब, एक ये बातें कोई दर्द दिल रखने वाला इंसान ही कर सकता है जो इस मुल्क से मोहब्बत करता हो। बहुत शुक्रिया, आपने भी टाइम दिया, वक्त खत्म हो गया। एक बात जो उन्होंने कही, इसी बात पे आज क्लोजिंग करता हूँ। वो मसाइल ही नहीं है उनके, जो ऊपर रहते हैं उनके घरों में सैलाब नहीं आता, वहाँ लोड शेडिंग नहीं होती, बिजली का बिल तंग नहीं करता। जब उन्हें हमें हमारी तकालीफ का, दर्द का एहसास नहीं, तो फिर वो हमें क्यों हमारी हेल्प करेंगे? फिर इसका मतलब हमें कुछ सोचना पड़ेगा। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।